तुम चाहो तो संविधान में रहते हुए संविधान तोड़ सकते हो, ठीक, लेकिन अगर सरकार मजबूत है तो संविधान के दम पर तुम्हारा पिछवाड़ा भी तोड़ सकती है। फर्क यह है बस कि इस हथियार को कौन कैसे इस्तेमाल करता है। तो साथियों, लेट द स्टोरी कंटिन्यू। अभी जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में जो 370 के पोस्टर दिखाए गए, ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि लालधोमा साहब का, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, उनका अमेरिका में दिया हुआ एक बयान 2 महीने बाद सामने आ गया। उसने और मीडिया, सोशल मीडिया को गर्म कर दिया। तो उस दिन जब मैंने कश्मीर पर वीडियो बनाया था, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा, सर आप तो कह के चुप हो गए कि सरकार सब जानती है, लेकिन आपने कोई सोल्यूशन नहीं बताया। हमेशा आप सोल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं। तो चलो भाई, कश्मीर की स्टोरी को 370 का जो पोस्टर दिखाया गया उसको कंटिन्यू करते हैं। उसका बहुत संविधान के दायरे में रहते हुए उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने जो अमेरिका में जाके 2 बयान दिए, सितंबर 2 को और सितंबर 4 को, थोड़ा उसका विश्लेषण करेंगे और उसका भी सोल्यूशन बताएंगे आज के वीडियो में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पहले तो बीबीसी को देख लीजिए साहब। बीबीसी न्यूज हेडलाइन फ्लैश कर रही है कि 370 और 35A को लेके जो रेजोल्यूशन विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर से पास हुआ है, अब जम्मू एंड कश्मीर का क्या होगा। इस मूर्ख, इस 2 कौड़ी की बीबीसी को ये नहीं पता कि उस रेजोल्यूशन में 370 और 35A का जिक्र भी नहीं है, स्पेशल स्टेटस का जिक्र है ऑन द लाइंस ऑफ आर्टिकल 371। तो जो मैं उस दिन आपसे बात बोल रहा था, जब मैंने वीडियो बनाया था कि सलाम है नरेंद्र मोदी को 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में फ्री एंड फेयर पोल करा देना, जिसमें अलगाववादियों के परकच्छे उड़ गए, लेकिन वो इस हद में नहीं है या इस ताकत में नहीं है कि ये कह सके कि दिल्ली ने श्रीनगर के साथ मिलके या एनसी के साथ मिलके रिगिंग करी है, और कोई वायलेंस भी नहीं हुआ। तीनों चीजें 370 हटती है, चुनाव डिक्लेयर होते हैं, अलगाववादी उसमें हिस्सा लेते हैं, अलगाववादी के परकच्छे उड़ जाते हैं, एक भी गोली नहीं चलती है, एक भी चुनाव को बॉयकॉट करने की अपील नहीं आती है। तीसरी बार बोल रहा हूं, ये एक काम अपने आप में काफी है नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के लिए। सोच समझ के बोल रहा हूं, सीक्वेंस में बोला है कि इन दोनों ने मिलके क्या किया है। इट इज इनफ कि इसी ग्राउंड पर इनको भारत रत्न मिले। जहां तारीफ करनी होती है तारीफ करूंगा, जहां आलोचना करनी होती है आलोचना करूंगा। आज थोड़ा सा आलोचना के लिए तैयार रहिएगा, या यूं कहें सजेशन के लिए तैयार रहिएगा। तो उन्होंने बोला हमसे, साहब इसका सोल्यूशन क्या है? कश्मीर के मुद्दे का यह सोल्यूशन है कि बीजेपी पहले तो स्पीकर के थ्रू इस आदमी को, जिसने 370 के पोस्टर दिखाए, वो रशीद, अलगाववादी इंजीनियर रशीद का भाई, पहले तो इसको कहे कि इसको इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड करो। किससे कहे? स्पीकर से कहे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहे। और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, भले सरकार का हिस्सा बने या नहीं बने, लेकिन बाहर से समर्थन है। कांग्रेस को घेरे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहे कि इस आदमी को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करो। जब ये सस्पेंड हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए, तो ये भागकर हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से इसको भले रिलीफ मिले या ना मिले, मैं मानता हूं भले मिल गया, लेकिन इस स्ट्रिक्चर के साथ मिलेगा कि तुम विधानसभा में 370 और 35A का जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि अब यह अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता है। क्यों अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता है? क्योंकि सरकार का पार्लियामेंट से पास होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 370 के एब्रिगेशन को ग्रीन टिक, हरी झंडी दे दी है, मान्यता दे दी है। तो तुम अब जो भी 370 के बारे में बोल रहे हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक श्रेणी को, जो कहती है हेल्थ,
पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो ये पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन कर रही है, तुम ये नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए वो फिर से बोले या विधानसभा के बाहर बोले तो लिखो मुकदमा, जालो डालो जेल में, भेजो कोची। जब बेल होगी लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, कश्मीर के हाई कोर्ट से, तो कोची से छूट के आ जाएगा। ये करो। जब तुम ये करोगे, और जिस दिन उमर अब्दुल्ला ने ये बोला था कि 370 चुनाव जीतने के बाद हमारे एजेंडा में नहीं है, आई वॉज वेटिंग कि देखते हैं कि कश्मीर की सड़कों पर इसका क्या असर नजर आता है। एनसी नहीं, भले पीडीपी, भले हुर्रियत, भले अवामी इत्तेहाद पार्टी, भले जमात, क्या ये कश्मीर की सड़कों पर, क्योंकि अब चुनाव हो गए हैं, एक सेमी स्टेटहुड मिल गया है, तो क्या कश्मीर की सड़कों पर कहीं 500, कहीं 5000, कहीं 3000, कहीं 500, इस तरह से कुछ प्रदर्शन होंगे या नहीं होंगे? एक नहीं हुआ। तो इस टाइम अलगाववादियों को अपनी औकात पता है। इसने जैसे ही बोला था दबाव पड़ना चाहिए था, सस्पेंड करो। किस पर? उमर पर और कांग्रेस पर, और कांग्रेस को घेरना चाहिए था, यहां राजनीति भी करनी चाहिए थी। और उमर अब्दुल्ला को समझा देना चाहिए था कि बेटा इतनी लंबी दाढ़ी लेके बाहर निकले थे 8 महीने बाद, इतनी लंबी दाढ़ी लेके तुम और तुम्हारे पिताजी, फिर लगा देंगे यहां पे राष्ट्रपति शासन, और तुम्हारे जो स्टेटहुड का सपना है ना, वो सपना ही रह जाएगा, वापस राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अगर तुमने इसको सस्पेंड नहीं करा। यही काम है सेंटर का, अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करो इसको। फिर जो कोर्ट की लड़ाई होगी, एक बार बोलेगा, दूसरी बार नहीं बोलेगा। 5 साल अभी चुनाव में है, 5 साल, और अलगाववादियों को कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट किया है। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की जनता को बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है, और जाने अनजाने कश्मीर की जनता ने भी नरेंद्र मोदी को एक खूबसूरत तोहफा दिया है। इसके टखने तोड़ो, इसको डालो कोची, करो सस्पेंड, और श्रीनगर यानी उमर अब्दुल्ला पे दबाव डालकर, और उसके बाद इनके साथ मिलके अच्छी तरह सरकार चलाओ। हर राज्य में आपकी सरकार हो ये जरूरी नहीं, नेशन इज फर्स्ट। और वहां की जनता को यह एहसास कराओ कि ये अलगाववादी तुम्हारा जो भी विकास हो रहा है, जो भी यहां शांति आ रही है, उसके दुश्मन है, ये आपकी पैरेलल मैनेजमेंट है। तो ये करना चाहिए। हिंदी में बोलूं तो पूरे खानदान की फटके हाथ में आ जाएगी। तिहार में बैठा बड़ा भाई कहेगा कि बेटा तू भी यहीं लाके टांग दिया जाएगा, ज्यादा 370 की बात ना कर, कश्मीर की जनता हमको रिजेक्ट कर चुकी है। ये तो वहां का सोल्यूशन हो गया, इतना। अब बात करते हैं लालडोमा साहब ने जो 2 सितंबर को मैरीलैंड में और 4 सितंबर को इंडियानापोलिस में यूएसए में जाकर जो बयान, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, इंदिरा गांधी के करीबी थे, इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी हेड थे। बाद में 2018 में अपनी इन्होंने जोरम पीपल पार्टी मूवमेंट बनाकर इन्होंने वहां पर अपनी एक पार्टी खड़ी करी, ये सत्ता में जीत के आए। 1986 में जो राजीव गांधी ने मिजोरम अकॉर्ड कराया था मिजो नेशनल फ्रंट के साथ, उसमें इनका योगदान था, सम्मानजनक आदमी है। वो बात अलग है, मिजोरम की कहानी अब ज्यादा क्या बताए आदमी, आप सबको पता है कि धीरे धीरे ये लगभग 88% क्रिश्चियन स्टेट हो गया। हिंदूज यहां पर शायद 3-4% है, और बुद्धिस्ट यहां पर शायद 7-8% है। तो इन्होंने जो 2 सितंबर को बयान दिया, वो इन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया। इन्होंने कहा, पहले जो इन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश के, म्यांमार के और इंडिया के जो मीजोज हैं, हमको डिवाइड कर दिया गया है और हम यूनाइट होना चाहते हैं इंडिया के अंडर एज ए स्टेट। ये बयान है 2 सितंबर का। ध्यान रखिए कि 2 बयान है, 2 सितंबर एंड 4 सितंबर। महा बेवकूफी की इन्होंने, पढ़े लिखे आदमी हैं, कामयाब आदमी हैं, इन्होंने बात करी, भैया तुम म्यांमार का हिस्सा काट के लाओगे क्या? तुम बांग्लादेश का हिस्सा काट के लाओगे क्या? तुम भारत का क्या चाहते हो? भारत से कि ग्रेटर मिजोरम के चक्कर में बांग्लादेश से युद्ध लड़के वहां से कोई हिस्सा कटे या म्यांमार से कोई हिस्सा कटे? तो ये जो इन्होंने बात करी, जो बाद में इनसे 2 महीने बाद पूछा जा रहा है, ये वैसे सरकार की नॉलेज में 2 महीने से था, क्योंकि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही उसको कोऑर्डिनेट करती है, और साथ में एक फर्स्ट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है।
मिनट्स नोट करने के लिए कि वहां का क्या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ और क्या क्या वहां पर बात हुई, आप लोगों को बता दूं। तो जो 2 महीने बाद एकदम से बासी कड़ी में सबके उबाल आया है पूरी मीडिया के, ये बात 2 महीने पहले से सरकार को पता थी, ये बात छुप नहीं सकती। मणिपुर का वो वीडियो भले छुप जाए, 2 महीने ना निकल के आए, लेकिन ये एक ऑफिशियल विजिट थी। हमारे वहां पर जो भी बोला गया वो होम मिनिस्ट्री के और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नॉलेज में था। तो इन्होंने ये 2 सितंबर को बात बोली। थोड़ा सा ब्रीफिंग अगर आपको कर दूं तो जो चिन ऑफ म्यांमार हैं और मीजोज ऑफ मिजोरम हैं और कुकीज ऑफ मणिपुर हैं, ये डिस्टिंक्ट कजिन्स या कजिन्स माने जाते हैं या एक ही ट्राइब का ऑफशूट माना जाता है। बड़ा पुराना इतिहास है, एकेडमिक बातों में क्या जाना। कुछ लोग बताते हैं कि जब यालयुंग रिवर में चाइना में फ्लड्स आए थे, वहां से ये लोग माइग्रेट करके 15th और 16th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद 1850 आते आते ब्रिटिश इंडिया ने इनको अपने अधीन ले लिया। उसके बाद जब ये अधीन आ गए तो जो इनकी पहली वहां पर मीजो कॉमन पीपल यूनियन बनी, उन्होंने भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एक सब कमेटी बनी थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, उनको ये रिटन प्रपोजल दिया था कि हम भारत के साथ ही जुड़ना चाहते हैं विद ए फ्यू कंडीशंस, जो कंडीशंस इनको 371 जी में प्रदान कर दी गई एज ए स्पेशल स्टेटस। उसके बाद 1971 आते आते ये आपका यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हो जाता है। पहले ये असम का हिस्सा था। उसके बाद 1987 में अकॉर्ड के बाद 1986 में अकॉर्ड होता है और 1987 में ये जो है एक स्टेट, इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिल जाता है। और 1988 में जोरो मूवमेंट शुरू होता है पूरे मिजोस को एक साथ जोड़ने के लिए। किनको? चिनको, मिजोस को एंड कुकोस को, कुकीज को। और ये जो टुगेदर हैं ये जो कहलाते हैं, ZO। तो यह बयान इन्होंने मैरीलैंड में 2 सितंबर को दिया। फिर इंडियन पुलिस में इंडियाना पुलिस प्रोनाउंस करते हैं, सितंबर 4 को इन्होंने जो बयान दिया वो थोड़ा और व्यापक दिया। इन्होंने कहा हम 3 एनिमीज इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार से एक साथ नहीं लड़ सकते। ये हमारा राइट है, ये हमारा एक विजन है, हमारा अधिकार है। हमें अनैतिक तरीके से हमें बांट दिया गया। वी वर द सेम ट्राइब फ्रॉम द सेम DNA, सेम जीन्स वगैरह वगैरह। ये सब पब्लिक डोमेन में है, आप ये देख सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट इस चीज को यूज नहीं कर रहा हूं। 2 सितंबर को बोला था यूनाइटेड विद इन इंडिया। बात वो भी बेवकूफी की थी कि भैया विद इन इंडिया तुम कैसे यूनाइट हो जाओगे? तुम क्या भाई बांग्लादेश का हिस्सा काट के ले आओगे? क्या म्यांमार का हिस्सा काट के ले आओगे? बात वो भी बेवकूफी की थी। लेकिन 4 सितंबर को इन्होंने और व्यापक बयान दिया, खुला बयान जिसको बोला जा सकता है, जिसको शेख हसीना के बयान से जोड़ के बोला जा रहा है कि बांग्लादेश के एक हिस्से को काटकर एक बीच में एक नया नेशन बनाने की बात हो रही है। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। थोड़ी बहुत एकेडमिक बातें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी, ये सब पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है ये चीज मेरे ही दिमाग में और किसी और के नहीं है, ठीक। अब यार ये बात तो 2 महीने से पहले गवर्नमेंट को पता है, तो क्या हुआ उसमें? अब सबके बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, पूरे मीडिया की कड़ी में उबाल आ रहा है। 2 महीने बाद ही जब बात पता चली है, ये बात तो छुपी नहीं थी। तो भैया देखो, जहां पर सरकार को मैं बोल रहा हूं, कश्मीर के जो मैंने चेन पूरी बताई, जहां मैं बोल रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को उसी काम के लिए और अमित शाह जी को भी भारत रत्न जॉइंट दे देना चाहिए। जॉइंट दे देना चाहिए इनको। बहुत बड़ा काम किया है, असंभव काम किया है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं करता था कि ऐसा भी काम हो सकता है। और दूसरा, यहां पर सब मामला ढीला है, मामला ढीला है। लोग कहते हैं कि निप द बड, मैं कहता हूं कि आप पहचानो कि कौन से पेड़ में किस तरह की बड निकलेगी। जरूरी नहीं है कि जिस पेड़ से गुलाब निकले तो आपको पता चले ये गुलाब का पेड़ है। जरूरी नहीं है कि जिस पेड़ से गेंदा निकले तो आपको, मैरीगोल्ड निकले तो आपको पता चले अच्छा ये तो गेंदे का पेड़ था। या जिससे कुछ और चीज निकले, लाल फूल छोटे छोटे निकले जिसमें से सफेद दूध निकलता हो तो आप कहें अरे ये तो कैक्टस थी। भैया फूल खिलने से पहले कली बनती है। तुम कली से पहले ये समझ जाओ कि ये कितनी बड़ी मुसीबत आने वाले वक्त में खड़ी होने जा रही है। तो भैया जो मैंने कश्मीर का आपको सोल्यूशन बताया, और आप ये ना सोचिए कि इस बार 2 सीटें आई हैं, 4 सीटें आई हैं, सबकी जमानत जब्त हो गई है तो ये मैटर खत्म हो गया ना।
हो सकता है 2028 या 29 आते इन लोगों की 18 सीट आ जाएं, तो हल्के में ना लीजिए। और दूसरी बात मिजो की बात है, क्या आपने मिजोरम के मुख्यमंत्री को कॉल किया? क्या मिजोरम का मुख्यमंत्री को होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने बुलाया? क्या उनसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगा? क्या उनसे कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको एक्सप्लेनेशन दीजिए? क्या उनसे कहा कि आप एक नई पार्टी बना के 6 लोगों का गठन बनाकर 2018 में पार्टी बना के आए हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव जीत के आए हैं, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या राष्ट्रपति शासन लग जाए? अरे अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, उसके बाद फिर से ये जीत के आ जाएंगे ना, फिर से ये जीत के आ जाएंगे ना। कोई और तो मान लिया जीत के नहीं आएगा ना, आ जाओ फिर से जीत के, तुम फिर बोलोगे हम फिर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। देखें बेटा तुम कब तक चुनाव लड़ते हो, देखें कब तक चुनाव लड़ते हो। तो जो भी इस तरह की विचारधारा होती है, जो भी इस तरह की बातों को कहलवाता है मजे लेने के लिए, जैसे बीबीसी कह रहा है 370 का रेजोल्यूशन पास हो गया जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली से, कोई इस पर मुकदमा करने वाला नहीं है, ठीक। तो जो भी करवाता है वो पहले लिटमस टेस्ट करता है, जिसको आता है टेस्टिंग द वाटर, और लगता है हाँ अब थोड़ा और बोला जा सकता है, अब थोड़ा और बोला जा सकता है, फिर धीरे 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 वो चीज एक जंजाल बन जाती है। तो जो कश्मीर का सोल्यूशन था वो मैंने बता दिया, ये बिल्कुल गिरे हुए, इस टाइम इन्हें बिल्कुल दबा दो, तुम्हारे पास 5 साल हैं संवैधानिक नजरिए से, इनको दबा दो और मुख्यमंत्री साहब को बुला लो कि भैया आ जाइए, जवाब दीजिए कि क्या हुआ है, सफाई दीजिए, दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, नहीं कर रहे तो सुन लीजिए, इसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लगा दो, हाँ तो लगा दो, तो 6 महीने बाद फिर तुम आ जाना जीत के, फिर बकवास करोगे, फिर लगा देंगे, और अब की बार ऐसा लगाएंगे कि मुकदमा भी लिखेंगे और ठांस देंगे अंदर तुमको। तो ये कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। पर किसी ने मुझसे कहा था, अब इन दोनों को, मुझसे तो कश्मीर के लिए बोला था, तो मैंने कहा इस चीज को भी मिक्स करके बता दूं, संविधान अपना बहुत बढ़िया है, तुम चाहो तो संविधान में रहते हुए संविधान तोड़ सकते हो, ठीक, लेकिन अगर सरकार मजबूत है तो संविधान के दम पर तुम्हारा पिछवाड़ा भी तोड़ सकती है। फर्क यह है बस कि इस हथियार को कौन कैसे इस्तेमाल करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।